बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी इंटर सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी में नोट्स या फिर कोई एजुकेशनल वीडियोस बहुत कम हैं, इसलिए आपकी आसानी के लिए हमने इसको एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाई हैं जो कि सारे चैप्टर्स को कंसर्न करेंगी। मैं आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊँगी उसमें सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट 10 ईयर्स में आते हैं। हम पहले चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन और स्टैटिस्टिकल मेथड। सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इस पर यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें हमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है और उसके साथ उसका क्या क्या इसका स्कोप है, कहाँ वो इस्तेमाल होती है और किस तरह इस्तेमाल की जाती है। डेफिनेशन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हम इस तरह बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स in collecting psychological data in order to solve psychological problems। यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है कि हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उससे हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इंसानों और जानवरों के दिमाग और बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए होती हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट्स इंसानों पे भी किए जाते हैं और जानवरों पे भी किए जाते हैं। ऐसे तमाम तजर्बे जो इंसानों और जानवरों पे किए जाएं और उनसे हम मुख्तलिफ नतीजे अख़ज़ करें और साइकोलॉजी के मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स बनाएं और साइकोलॉजी की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को समझें, ये सब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सबसे पहला एम ये है कि साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया जाए, यानी कि प्रूफ किया जाए कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपने कोई चीज़ एज्यूम कर ली कि ये चीज़ हो सकती है, उसके बाद आपने उसके ऊपर तजर्बा किया और उसको प्रूफ किया। मसलन आपने ये एज्यूम किया कि जब कुत्ता खाने को देखता है तो उसके मुंह में थूक की मिकदार बढ़ जाती है, और अगर उस खाने के साथ एक घंटी बजा दी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो घंटी बजने की आवाज़ से ही उसकी मुंह में थूक की मिकदार बढ़ जाएगी, चाहे खाना आए या ना आए। इस हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ तजर्बों से प्रूफ किया जाए। अगर सही साबित हो तो ये ट्रू हो गया, अगर गलत साबित हो तो ये हाइपोथेसिस आपका फॉल्स हो गया। अब जो हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो जाता है वो एक लॉ बन जाता है या प्रिंसिपल बन जाता है, यानी आपने जो चीज़ एज्यूम की थी या सोची थी उसको आपने प्रूफ कर दिया और अब वो एक कानून की हैसियत इख्तियार कर गया। विलियम वुंडेट जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी जो कि जर्मनी में उसने बनाई थी। लिप्जिग एक जगह है जर्मनी में जहाँ पे ये लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी गई। लेकिन बाकायदा तौर पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बुनियाद वेबर और फेंशर ने की, जिन्होंने बहुत सारे लॉज या प्रिंसिपल्स बनाए जिससे उन्होंने सेंसेशन को, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, फीलिंग वगैरह को स्टडी किया और उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ये आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आगे जो टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसका एक शॉर्ट पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों इसमें से आते हैं। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट या डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। ये मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं या फिर सिंपल अकेले शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब
पहले तो ये कि एक्सपेरिमेंट करने या तजर्बे करने का तरीका क्या है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या हैं। उसके लिए सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है। तो वुडवर्ड ने उसको ऐसे डिफ़ाइन किया है कि आ क्वेश्चन पुट टू द नेचर, यानी कि कुदरत के मुतल्लिक सवाल सोचना या सवाल करना और फिर उसको प्रूव करना। तजर्बा करने का हमारा मकसद क्या है, यानी कि एम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इसका ये है कि हम दो चीज़ों या दो वाक़यात के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर लें, यानी कि एक चीज़ को बदलने से दूसरी चीज़ पे क्या असर पड़ता है या एक वाक़ये से दूसरे वाक़ये पे क्या असर करता है। इसको करने के लिए ज़रूरी है कि कोई और फैक्टर्स अफेक्ट ना करें, इसीलिए हमें एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होती है। जब भी हम कोई तजर्बा कर रहे हों तो हमारे कोई भी फैक्टर या स्टिमुलस उसके अलावा जो कि हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे तजर्बे पर या ऑर्गेनिज़म पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। इसी को एक कंट्रोल सिचुएशन कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कंट्रोल सिचुएशन को इस डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सकता है, जहाँ पे C3 एक स्टिमुलस है जो हम ऑर्गेनिज़म पे रिसेप्टर्स के थ्रू दे रहे हैं और फिर ऑर्गेनिज़म इफेक्टर्स के थ्रू हमें रिस्पॉन्स R शो कर रहा है। जबकि C1, C2, C4 और C5 स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जिनको हम कंट्रोल रखेंगे, यानी कि ये सारे स्टिमुलस चेंज नहीं होने चाहिए जब जितने देर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट उसी SOR फार्मूला से हो रहा है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यानी कि स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के लिए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में अब हम ज़्यादातर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म यूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्टिमुलस और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो रिस्पॉन्स हमें हासिल हुआ। जैसे कुत्ते वाले एक्सपेरिमेंट में खाना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और जो सलाइवा उसके मुंह में इकट्ठा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कंट्रोल सिचुएशन ज़्यादातर हमें लेबॉर्ट्रीज़ में ही मिल सकती हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में किए जाते हैं, जो कि कंट्रोल सिचुएशन में करना ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स रियल लाइफ सिचुएशन में भी किए जाते हैं, जिसको फील्ड सर्वे मेथड कहते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन या इंटरनल ऑब्जर्वेशन। एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लास्ट 10 ईयर्स में नहीं आया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमन पे तो ह्यूमन अपनी ऑब्जर्वेशंस या अपने मेंटल प्रोसेसेस या अपने फीलिंग्स खुद बता सकते हैं। उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑब्जर्वेशन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसमें ड्रॉबैक्स ये है कि हम इसको एनिमल्स पे नहीं कर सकते हैं, इसको चिल्ड्रन पे नहीं कर सकते हैं और इंसेन पीपल पे नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन को सिर्फ उसी वक्त एक्सेप्ट किया जा सकता है जब उसके साथ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन भी कंबाइन की जाए। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन या फिर एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर, यानी कि जब हम किसी को स्टिमुलस देते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स हमें नज़र आता है, यानी कि हम जो एक्सटर्नली ऑब्जर्व करते हैं वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है। चूँकि हम जो फैक्टर्स इस स्टडी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है और सबको एसेसिबल होता है, इसलिए इस मेथड को ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस यानी कि उसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत ये है कि ये एक रिलायबल होती है क्योंकि हम साइंटिस्ट उसको खुद ऑब्जर्व कर रहा होता है। दूसरा ये कि आप इसको इंसेन में या चिल्ड्रन में या एनिमल्स में भी स्टडी कर सकते हैं इसके ज़रिए। इसके अलावा हम इसमें अनकॉन्शियस फैक्टर्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ये कॉन्शियस लाइफ के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता क्योंकि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडी नहीं होती है।
इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस दोनों को साथ यूज़ करना चाहिए तो हम ज़्यादा एक रिलायबल स्टडी कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टैटिस्टिकल मेथड है, जिसपे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिकल मेथड या राइट अ नोट ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है मॉडर्न साइकोलॉजी और जो भी रिसर्चेस होती हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में। स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम अपने डेटा को लाइंस, ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हम स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए निकाल सकते हैं और अपने डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स खुद एक साइंस है, ये साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये सारी ब्रांचेस ऑफ साइंस में या इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होती है रिसर्चेस में डेटा को एनालाइज करने के लिए। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में स्टैटिस्टिक्स हर सूरत में यूज़ होती है। इसमें लॉज एंड फार्मूला है जिससे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ आया होगा और आपकी प्रॉब्लम्स हल हुई होंगी। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।